पिछले क्लास का अपन यहाँ तक बताए थे, जो न्यूमेरिकल्स बता रहे थे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में जनरली जो फार्मूला है अपन dq माइनस dw इक्वल टू du, चेंज ऑफ हीट माइनस चेंज ऑफ वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी, ये इसका जनरल फार्मूला है। अब देखो इसके बाद क्या है, जो एक हमने क्वेश्चन दिया था, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए अपन ये बता रहे थे, क्वेश्चन को फाइंड आउट करना है, बनाना है ये क्वेश्चन में। क्वेश्चन को बनाने के लिए दिया, एक क्वेश्चन दिया था हमने अपने पास, आसान सा इजी सा क्वेश्चन था, और वो क्वेश्चन है ये देखो, ये है a 5 kg block of copper at 300 degrees C is submerged in 20 liters of water at 0 degrees C contained in an insulated tank. Estimate the final equilibrium temperature, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ये चीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे बनाए, ये तो आसान था, केवल सीवी से रिलेटेड जो उससे अपन क्वेश्चन देखते थे उसी से रिलेटेड है, और इसमें कुछ नहीं है। तो अब इसको बनाने के लिए देखो, ये पहले ये इसी के बेस पे आगे और एप्लीकेशन वाले क्वेश्चन भी आएंगे बहुत सारे। एप्लीकेशन कहने का मतलब एसटीडी फ्लो का क्वेश्चन आएगा, कॉन्सेप्ट आएगा, किस वाले केस में, जब अपन फर्स्ट लॉ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन, हीट लॉस्ट बाय कॉपर और हीट गेन बाय वाटर, यानी जितना हीट लॉस कॉपर करेगा, हीट गेन वाटर करेगा, उसके हेल्प से हमें टी फाइनल निकल जाएगा। यानी इसमें तो फर्स्ट लॉ का कोई कंसेप्ट ही नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन का स्टार्टिंग, क्योंकि जब आगे पढ़ाएंगे तो पहले आपको सीपी निकालना पड़ेगा, फाइनल टेम्परेचर निकालना पड़ेगा। फाइनल टेम्परेचर निकालने के बाद जो फॉर्मूले है, उस फॉर्मूले में आप पुट अप कर सकते हैं, उसके वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा। तो हम यहां से निकाल सकते हैं heat lost by copper equal to heat gain by water, यानी MCU mass of copper, CPCU a specific heat at constant pressure of copper into change of temperature इसका कॉपर का इक्वल टू mass of water a specific heat of water at constant pressure CPW del TW। और जब इसको फाइंड आउट करके निकालेंगे तो ये हो गया 5 इंटू 0.39 दिया हुआ, 0.39 किलो जूल पर केजी पर केल्विन। फाइनल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, ट्वेंटी 10 to the power minus 3 and to 10 to the power 3 4.18 TF minus 0। अब इस TF को सॉल्व करें, निकल जाएगा क्या? देखो इसमें हमें फाइंड आउट करना था फाइनल टेम्परेचर, यानी ऐसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एक रूम है, उस रूम को हमने पार्टीशन कर दिया है, इधर का टेम्परेचर दिया है, इधर में मास कितनी है, कोई गैस A1 गैस या G1 गैस दिया हुआ है, उसका M1 T1 P1 V1 है, यहां से इसका दिया है 2 T2 M2 P2 V2 है। जब पार्टीशन को यहां से हम रिमूव कर देते हैं तो फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, वैसा ही क्वेश्चन है
यानी सर जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन या पूछने का तरीका अलग अलग हो सकता है इस क्वेश्चन के केस में, जैसा दिया हुआ है। तो टी एफ इक्वल टू, सर हाँ बोलो। सर 4.18 इंटू 10⁻³ कैसे आया सर? मास तो समझ कौन में सा आया सर। 4 पॉइंट? ये सर वो वाटर के केस में 4.18 इंटू 10⁻³। अरे हाँ देखो ये बेटा, ये अपन सर वो किया हुआ है ये। हाँ देखो ये तो समझ गए ना, अपने पास दिया हुआ है एम डब्ल्यू का वैल्यू, मास का वैल्यू अपने पास लेना है। ये 10⁻³ जो है उसको अपन उस यूनिट में कन्वर्ट करके ले जाए, ये 4.8 ही है। 4.8 ही वाटर का सीपी का स्पेसिफिक हीट वैल्यू होता है, इसलिए 4.1 लिया है। 4.18 किलो जूल पर केजी, यही तो होता है उसका एसपी का। क्या नया समझ में? क्या ये वाटर का कितना होता है? देखो वाटर का वैल्यू कितना है, वाटर के सीपी का वैल्यू, जो वाटर के सीपी का वैल्यू इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिया हुआ है यहाँ पे 0.35 किलो जूल पर केजी केल्विन, लेफ्ट हैंड साइड। और हमने इसको लिया है 0.39, एग्जैक्टली 0.39 ही लिया हुआ है। सर वो CPW की वैल्यू है सर, वो 4.18 इंटू द पावर 3 सर। सीपीडब्ल्यू की वैल्यू है ना वो तो, ये अरे सीपी, सीपी का वैल्यू ऑफ वाटर, सीपी ऑफ वाटर का कितना, यही तो वैल्यू होता है ना 4.18। ओके सर। देखना सॉल्व करके कितना निकला सर, ये टीएफ निकलता है 6.84 डिग्री सी। अब इसी के बेस पे एक क्वेश्चन है, आसान सी क्वेश्चन है, पहले 3-4 क्वेश्चन करते हैं इसके बेस में, फिर अपन आगे देखेंगे। उस क्वेश्चन में वही हम पार्टीशन को रिमूव करते हैं, और पार्टीशन को रिमूव करने के बाद फाइनल टेम्परेचर क्या होगा, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जब इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे तो उसका एक वे है कि उसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म में क्वेश्चन को उसको सॉल्व कर लें और उससे कंक्लूजन ही निकाल लें, एक फॉर्मूला ही निकाल लें कि जब ये इस केस में होगा तो फिर कैसे बनाएंगे। समझ रहे हो कि जनरल जो अपने पास दिया हुआ कि बार बार अपने को निकला, उसको हम एक पैरामेट्रिक फॉर्म में ही फॉर्मूले का निकाल ले कि मास दिया है, वॉल्यूम दिया है, समथिंग करके दिया हुआ है, तो कैसे निकाले। उसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी का भी थोड़ा सा कंसेप्ट है। बाकी नॉर्मल जो अपने पास है ये फर्स्ट लॉ, उसका कंसेप्ट होगा। तो देखो इस क्वेश्चन जो बता रहे हैं, इस क्वेश्चन में सारे कंसेप्ट हैं। इस क्वेश्चन को आप एज अ बेसिक थ्योरी या फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या है, एन इंसुलेटेड रिजिड एंड insulated rigid pressure vessel if divided into two portions by a thin partitions, first part of vessel
is occupied by an ideal gas at a pressure P1 volume V1 and temperature T1. The other part is occupied by the same ideal gas but at a pressure P2. Volume V2 and temperature T2. ठीक है? Suddenly the partition is removed. Partition is removed. And two portions mix with each other. So that the final pressure P3 and final temperature T3 are given by P3 equal to P1 V1, P2 V2, V1 plus V2 and T3 P1 V1 plus P2 V2 by P1 V1 by T1 plus P2 V2 by T2. ये आपको फाइंड आउट करना है P3 इक्वल टू और ये है T3 इक्वल टू. देखो ये P3 इक्वल टू निकालना है और ये T3 इक्वल टू निकालना है. अब इसमें क्या करना है, ये एक तरह से क्वेश्चन भी है और इसका आंसर भी है कि अगर हम P का डायरेक्ट अगर होगा तो P इक्वल टू हमने फॉर्मूला फाइंड अपने रिमेंबर कर लिया P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2, तो डायरेक्ट आंसर भी निकाल सकते हैं. और ये आता ही है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टाइप का, और ये आता ही है. ठीक है, क्वेश्चन मैं देखो हो गया क्वेश्चन. देखो समझ लो क्या दिया हुआ है, एक बार पढ़ तो लो 1 मिनट क्वेश्चन.
चलो अब देखो इसका सॉल्यूशन क्या है। ये अगर देखते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आ जाएगा, खास करके गेट में तो आता ही है, इस पे यहाँ पे आ जाएगा, नहीं तो अपने पास गैस मिक्सर में आ जाएगा, कहीं ना कहीं पे क्वेश्चन आ ही जाता है। सॉल्यूशन समझने के लिए सबसे पहले एक इंसुलेटेड रिजिड वेसल दिया हुआ है। रिजिड वेसल मतलब उसका डायमेंशन चेंज नहीं होगा। इफ डायमेंशन नॉट बी चेंज, इसका मतलब है इनडायरेक्टली कि वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा होल वेसल का। तो अगर कहते वॉल्यूम भी कांस्टेंट ऑफ द होल वेसल या रिजिड वेसल, दोनों का मतलब सेम ही है। ये दिया हुआ है रिजिड वेसल, P1 V1 M1 T1 P2 V2 P2 V2 M2 T2। ये A और B का दो का दिया हुआ है। तो इनिशियल कंडीशन जो है, पहला कंडीशन ऐसा है इनिशियल कंडीशन, और दूसरा जो फाइनल कंडीशन है वो इस टाइप का बन करके आ रहा है। कंटेनर की साइज में कोई अंतर नहीं है, शेप में भी कोई अंतर नहीं क्योंकि रिजिड लिखा हुआ है, ये भी इंसुलेटेड ही है, केवल पार्टीशन को आपने रिमूव किया है। पार्टीशन भी रिमूव्ड, इसका मतलब हो गया ये बन गया P3 M3 V3 T3। ये फाइनल। अब हमें P3 और T3 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखो इसमें समझ में आया ये क्वेश्चन क्या है सबको? यस सर। पार्टीशन को रिमूव कर दिया। अब इसमें क्या है, पहले मास कंजर्व, यानी कि टोटल दोनों गैस का M1 और M2 डिफरेंट मास है। जब पार्टीशन हटा देंगे तो टोटल इसके अंदर में जो मास होगा M3, इट मींस M3 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। वहां से M3 इक्वल टू M1 प्लस M2 निकालेंगे, और एज यूजुअल सबकी जैसे मास कंजर्व रहेगा, वॉल्यूम भी फिक्स रहेगा। तो अपन इंसुलेटेड दिया हुआ है, तो देखते हैं कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करके ही आपको ये रिलेशन निकालना पड़ेगा। एक फॉर्मूला आपको पता है, PV इक्वल टू MRT, which implies M equal to PV by RT, which implies M equal to PV by RT। तो जो जब इस कंडीशन में फर्स्ट और फाइनल जो कंडीशन इस कंडीशन में लेते हैं तो M3 इक्वल टू M1 प्लस M2, P3 V3 by RT3, P1 V1 by RT1, P2 V2 by RT2, P2 V2 by RT2। देखो M1 के बदला M2 के बदला और M3 के बदला इस फॉर्मूले के हेल्प से हमने ये वैल्यू फाइंड आउट करा इन द टर्म्स ऑफ P, V, R एंड T। तो अब इसमें से कुछ कॉमन हो रहा है, R भी कॉमन फ्रॉम बोथ साइड से, तो R को रिमूव कर सकते हैं। ये हो जाएगा P3 V3 by T3 P1 V1 by T1 प्लस P2 V2 by T2। टारगेट क्या है? P3 का वैल्यू फाइंड आउट करना
और T3 का वैल्यू फाइंड आउट करना, यानी कि P3 तो इसका यूज तो हो ही रहा होगा, तब यही तो हमें निकालना है। किसके टर्म में? ये टर्म ये यहाँ पे दिया हुआ है P1 V1 प्लस B1 प्लस P2, इसके टर्म में लेकर के जाना है। अब नेक्स्ट देखो T3, अगर हमें फाइंड आउट करना है T3 तो निकाल सकते हैं। T3 निकालना है तो which implies इस इक्वेशन से ये T3 निकालोगे तो क्या होगा? P3 P3 बाई V3 और बाय में ये होल टर्म P1 B1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2, यही ना? देखो यहां से क्या T3 ऊपर P3 V3 V1 बाई P2 V2 बाई T2। हमें टारगेट क्या है वो याद में रखना है, फाइंड आउट क्या करना है। नेक्स्ट, अब नाउ क्योंकि फर्स्ट लॉ तो इन्वॉल्व है, एक दिया हुआ है ऊपर से वेसल भी इंसुलेटेड, तो वेसल भी इंसुलेटेड का कुछ तो मतलब है। इट मींस नाउ फर्स्ट लॉ से dq इक्वल टू du प्लस dw फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम। फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम, क्योंकि होल सिस्टम का वॉल्यूम में चेंज नहीं हो रहा, कांस्टेंट वॉल्यूम, इट मींस कांस्टेंट वॉल्यूम एंड क्लोज सिस्टम dw इक्वल टू 0, क्योंकि ये दिया हुआ है कांस्टेंट, यानी वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होगा। दिस वॉल्यूम एंड दिस वॉल्यूम भी सेम। पहला, इफ वॉल्यूम भी कांस्टेंट एंड प्रोसेस भी क्लोज प्रोसेस है, इस केस में डेल डब्ल्यू का वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो अपन लिख सकते हैं इसमें फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम क्लोज सिस्टम dw इक्वल टू 0। अगर क्लोज सिस्टम का साइन है तो आप लगा सकते हैं ऐसे करके, क्लोज का तो कहीं ऐसा दिया रहता है, लेकिन हमने क्लोज लिख दिया तो कोई जरूरी नहीं लगाना, नहीं तो आप डायरेक्ट ये लगा देते तो समझ में आता है कि क्लोज सिस्टम है। dw इक्वल टू 0 and also the system is insulated and also system insulated, so dq इक्वल टू 0, और यहां से निकल गया वैल्यू पुट कर दो यहां से, dq है dw का 0 इस इक्वेशन में, dq का वैल्यू 0 है dw का 0, dq भी 0, del u मतलब d प्लस 0, which implies du इक्वल टू 0, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 0। इसका मतलब ये होगा इंटरनल एनर्जी बी द कांस्टेंट, एंड दूसरे टर्म में बोल सकते हैं uf माइनस ui इक्वल टू 0 बिकॉज du इक्वल टू 0, which implies uf इक्वल टू ui। यानी टोटल इंटर एनर्जी एट द इनिशियल कंडीशन and total internal energy at the final condition must be same, यानी इसका इंटरनल एनर्जी दोनों कंडीशन में सेम होगा। ये पूरा सिस्टम इंसुलेटेड एंड रिजिड है, दिख रहा हो ये? तो जब आपको इंसुलेटेड एंड रिजिड होगा तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, अब बना सकते हैं नाउ, यानी u5 माइनस ui इक्वल टू 0 टोटल। नाउ ये किसका है? किसी से एक का। तो अब देखो इसमें टोटल इंटरनल एनर्जी, यानी कि जो इनिशियल में इंटरनल एनर्जी, इस केस में इसके पास इंटरनल एनर्जी मान लो इनिशियल कंडीशन में कुछ u1 है, इसका इंटरनल एनर्जी इनिशियल कंडीशन में u2 है, तो फाइनल कंडीशन में u3 बना, तो क्या होगा? u3 इक्वल टू u1 प्लस u2।
यानी कि किसी प्रोसेस का इंटर एनर्जी चेंज नहीं हुआ, तो U3 इक्वल टू हो गया U1 प्लस U2। नाउ U3 इक्वल टू U1 प्लस U2, यानी इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम जो पहले था वो पार्टीशन का लेफ्ट हैंड साइड का इंटरनल एनर्जी और पार्टीशन के राइट हैंड के साइड की इंटरनल एनर्जी, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल इंटरनल एनर्जी हो जाएगा। इसलिए हम लिखा U3 इक्वल टू U1 प्लस U2 और इसका फॉर्मूला बैठा दे। इंटरनल एनर्जी का पता है तुम्हें, मास M3 CV T3 इक्वल टू M1 CV T1 प्लस M2 CV T2, which implies M3 RT3 by गामा माइनस 1। CV का वैल्यू पुट कर दिया, CV का वैल्यू पुट कर दिया, CV का वैल्यू होता है R बाई गामा माइनस 1 M1R T1 गामा माइनस 1 M2R T2 gamma minus 1, which implies P3V3 equal to P1V1 plus P2V2। इक्वेशन नंबर, इसको मान लिया था, मान लो इसको फर्स्ट जूम करिए, इसको सेकंड जूम करो, ये इक्वेशन विद इक्वेशन नंबर 3। ये समझ में आया कि नहीं कैसे? क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, यहां से गामा यदि कर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनल निकला M3RT3 और तुम्हें पता है PV इक्वल टू MRT, तो जहां पे M3R3 के बदला में P3V3 लिख सकते हैं, ये अपने को पता है, इसलिए हमने लिखा P3V3 P1V1 प्लस P2V2। पहला चीज, पहला हो गया इक्वेशन नंबर 3। हमें निकालना क्या है, P3 एंड T3। दूसरा कंडीशन, आपको पता है V3 इक्वल टू कितना होगा, V3 इक्वल टू V1 प्लस V2, V1 प्लस V2, तो V3 इक्वल टू V1 प्लस V2। सो P3 V1 प्लस V2, P3 V1 प्लस V2 इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2। यहां से देख लो, यहाँ पे V3 V1 प्लस V3 का वैल्यू पुट कर दिया, तो P3 V1 प्लस V2 इज इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2, which implies P3 इक्वल टू P1 V1 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2। यही प्रूव करना था ना? यस सर, प्रेशर। यस सर। ये हो गया, और ये प्रूफ, तो यानी इसको एज अ फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो। मैक्सिमम एग्जामिनेशन में तुम देखोगे तो डायरेक्ट यही रहता है, डायरेक्ट रहता है कि इंसुलेटेड दिया और रिजिड दे दिया है, तो हम इतना कैलकुलेशन के बदला डायरेक्ट P3 को V1 V2 प्लस V1 V2 V3 V1 V2 निकाल करके डायरेक्ट P3 निकाल लेंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछते हैं, तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में इतने अपने पास टाइम कहाँ रहता है, और इसी से अगर हम T3 का निकाल लें तो निकल जाएगा, विच इम्प्लाइज T3 इक्वल टू क्या है यहाँ पे, P3 V3 के बदला में, तो P3 V3 आपने निकाला P1 V1 प्लस P2 V2, P1 V1 प्लस P2 V2 बाई डायरेक्ट जो दिया हुआ है, यही तो दिया, यही तो प्रूफ
proved. या समझ में किसी को कुछ डाउट है तो बताओ, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, चलो एक और लिखो तो ये बनाना अभी, क्योंकि अब ये एक बहुत आसान सा है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। यदि आंसर आप निकाल पा रहे हो तो मतलब बहुत सही है। एक आसान सा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। चलो बताओ, इसको लिख लो क्वेश्चन, इसको आंसर निकालना है अभी सोच के सब। एक लाइन का क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत अभी जल्दी रिसेंट में है, गेट का ही है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। लिखो तो क्वेश्चन। An imaginary engine receives heat and does work on a slowly moving piston at such rates that the cycle of operation of 1 kg of working fluid can be represented as a circle (10 centimeter) in diameter. On a PV diagram, on which 1 centimeter equal to 300 kilopascal, 300 kilopascal, and 1 centimeter equal to 0.1 meter cube per kg. Next, how much work is done by each kg of working fluid for each cycle operations? देखो इसका आंसर था ए में 2356.19 किलो जूल, बी 2356. ठीक है, 2356.19
किलो जूल पर केजी, सी 235.61 किलो जूल एंड डी कल है 235.61 किलो जूल पर केजी। ठीक है ना, इस टाइप का दिया हुआ। समझ में आ रहा क्वेश्चन की नहीं, पहले ये तो बताओ। ठीक है, 2356 इतना निकला, 235.61 किलो जूल पर केजी। देखो इसमें क्या है सॉल्यूशन में। सबसे पहले पीवी ये सर्कुलर दिया हुआ और इसकी डायमीटर क्वेश्चन में गिवन है, रिप्रेजेंटेड अ सर्कल 10 सेंटीमीटर डायमीटर, इट मींस 10 सेंटीमीटर डायमीटर है। अब देखो 10 दो चीज दिया आपके पास, एक पी और भी के लिए, यानी प्रेशर के टर्म दिया है किलो पास्कल सेंटीमीटर में, और दूसरा दिया हुआ है सेंटीमीटर जो वॉल्यूम है वो मीटर के ऊपर केजी। तो सबसे पहले 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी 1 सेंटीमीटर जो प्रेशर का होगा 1 सेंटीमीटर वॉल्यूम का, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। और ये पीवी डायग्राम पे पीवी के अंदर में जो क्लोज एरिया होता है वो उसका वर्क डन होगा, वहां से फाइंड आउट कर लेंगे, उसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे। तो देखो तो इसमें क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 1 सेंटीमीटर वाई एक्सिस पे दिया है 300 किलो पास्कल, 1 सेंटीमीटर एक्स पे 0.1 मीटर क्यूब पर केजी। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एक्स एक्सिस इंटू 1 सेंटीमीटर, था आसान केवल, लेकिन यही अपने को कैलकुलेट करना था। वाई एक्सिस इक्वल टू 300 इंटू 0.1 किलो जूल पर केजी। सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 30 किलो जूल पर केजी। इट मीन्स अब निकल गया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 30 किलो जूल पर केजी। वर्क डन फाइंड आउट करना है तो वर्क डन का फॉर्मूला पाई बाई 4 डी स्क्वायर पाई बाई 4 10 स्क्वायर इक्वल टू, सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा 78.45 सेंटीमीटर स्क्वायर। केवल आपको इसमें समझना था वो ये जिसको ये समझ में आ गया था बस, ये तो आसान था बनाना। अब वैल्यू पुट कर ले, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का आपने निकाला 30 किलो जूल पर केजी,
सो वर्क डन इक्वल टू, फाइनल वर्क डन इक्वल टू हो गया 78.54 इंटू 30 और सॉल्व करके आ गया शायद ये 2356.19 किलो जूल पर केजी, इतना किलो जूल पर केजी। गलती होने के चांसेस क्या था, आपको किलो जूल में भी आंसर था, किलो जूल पर केजी में था। तो कभी कभी हम गलती से न्यूमेरिकल डेटा देखते हैं, उसका यही आंसर निकाला था, जैसे देखा 2356.19 और आंसर लगा दिया। तो उसके लिए आपको यूनिट देखना पड़ेगा 2356.19 किलो जूल पर केजी। ठीक है, एक और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम स्टडी फ्लो इक्वेशन बताते हैं। The air in a cylinder of an air compressor is compressed 100 kilopascal to 10 megapascal. Estimate the final temperature and work required if air is initially at 100 degree C. ये है, इसमें भी अपने पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगेगा, कंसेप्ट ही वैसे उसी तरह बनाना पड़ेगा, लेकिन आपको पैरामीटर निकालना है। ये भी पूछा हुआ 2 मार्क्स के क्वेश्चन, थोड़ा इसमें बताना तो कोई अगर समझ में आए तो, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन दे रहे हैं तुमको इस कंसेप्ट पे बनना चाहिए। यदि आपने थर्मोडायनामिक्स पढ़ लिया है सब्जेक्ट तो बनना ही चाहिए, क्योंकि इससे उसी कंसेप्ट पे बनता है, अगर नया कोई कंसेप्ट नहीं आता है। द एयर इन अ सिलेंडर of an air compressor is compressed 100 kilopascal to 10 megapascal. 100 kilopascal to 10 megapascal. प्रेशर बढ़ गया इसका। एस्टिमेट the final temperature and work required if air is initially at 100 degree C. ये फाइंड आउट करना है, यानी एयर जो है वो प्रेशराइज्ड हो रहा है 100 किलो पास्कल से 100 मेगा पास्कल के बीच में प्रेशराइज्ड हो रहा है, कंप्रेसर है तो वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तभी वो प्रेशराइज कर पाएगा। अब इस केस में फाइनल टेम्परेचर एंड वर्क रिक्वायर्ड आपको फाइंड आउट करने हैं, जबकि इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। प्रोसेस क्वेश्चन में एडियाबेटिक, क्योंकि कंप्रेसर में अपन एडियाबेटिक प्रोसेस आइसेंट्रोपिक ही लेते हैं जनरली, कंप्रेसर एज वेल एज टरबाइन में, तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा ये। कैसे निकलेगा ये, यानी देखो हमें फॉर्मूला एक पता है, फॉर्मूला पता है, इस फॉर्मूले पे सेट करना। फर्स्ट लॉ का फॉर्मूला है
कैसे क्वेश्चन बनाते हैं ये समझो पहले, कैसे क्वेश्चन बनाते हैं, मुझे कैसे पता चला कि फॉर्मूला यूज करनी है। तो यानी कि इसमें फर्स्ट लॉ का बारे पता है, ये फॉर्मूला है जनरली डी क्यू माइनस डेल डब्ल्यू, ये डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू एकल डी यू। अब आइडियाबेटिक नेचर का प्रोसेस होगा कंप्रेशन में, तो डी क्यू 0 हो गया। अब इस पे मुझे सेट करना है, तो डी यू डी डब्ल्यू फाइंड आउट करना है, क्योंकि कंप्रेशर का नेचर आइडियाबेटिक है, तो इसका मतलब डी क्यू 0, डी यू का वैल्यू अगर निकल गया तो डी डब्ल्यू निकल जाएगा, और डी यू का वैल्यू होता है सीबी, अगर इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला है तो सीबी इंटू टी, और डी यू का होगा तो सीबी इंटू डी टी, ऐसा। तो अगर dt निकल जाए तो टेम्परेचर इनिशियल दिया है, कंप्रेशन के बाद यदि फाइनल टेम्परेचर यदि फाइंड आउट कर रहे थे आप, तो फाइनल टेम्परेचर यदि निकल गया तो ये वैल्यू निकल गया, यानी कि dt का वैल्यू निकल जाएगा, dt का निकल जाएगा cb से उसमें आप जो अपने फॉर्मूला था cb का वैल्यू अपने पास फाइंड आउट करना है ना, cb क्वेश्चन में गिवन रहेगा, cb का वैल्यू है। जनरली एयर का सीबी नहीं दिया रहता है, क्योंकि जनरली एयर का सीबी का वैल्यू 0.718 लेते हैं, दिया नहीं रहता है, लेकिन अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख लो सीबी का वैल्यू, लेकिन दिया नहीं रहेगा। जनरली सीबी का वैल्यू 0.718 रहेगा, तो ये अपने को फाइंड आउट करना है, यहाँ से ये निकालना है, ठीक है ना। तो अब देखो इसमें सबसे पहले टारगेट है कि T2 निकालना। T2 कैसे निकालेंगे बता सकते हो कोई? T2 का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? T1 पता है, प्रोसेस कंप्रेशन का दिया हुआ है, मतलब एडियाबेटिक दिया हुआ है। फॉर्मूला पता होगा ना, पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट, वहां से निकालना पड़ेगा। तो पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट है, तो हमें इसमें प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में दिया है, तो प्रेशर और टेम्परेचर से निकालेंगे। तो प्रेशर और टेम्परेचर से फाइंड आउट करते हैं। देखो T2 इक्वल टू T1 इंटू P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। ये पता है इक्वेशन की नहीं पता, क्योंकि हम 3-4 बार बता चुके हैं। P2 इक्वल टू T1 P2 बाई P1, जनरली यही होता, T2 बाई T1 इक्वल टू P2 बाई P1 गामा माइनस 1 बाई गामा। अब T2 फाइंड आउट करना है, T2 का वैल्यू गिवन है, P2 बाई P1 ये आपको गिवन है क्वेश्चन में। तो सो T2 इक्वल टू T1 का वैल्यू दिया है, T1 100 डिग्री, 100 273 अपन केल्विन में लेके जाएंगे, तो 273। P2 का वैल्यू है, ओके टोटल दिया है, एक ही यूनिट में करना पड़ेगा तभी कैंसिल होगा, तो मेगा पास्कल को किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लें। किलो पास्कल अब इसको सॉल्व करना है, तो निकल जाएगा यहां से 1390 के, 1390 के। So as it is adiabatic nature, T2 निकल गया, as it is adiabatic in nature equal to 0. So del Q minus dq लिख रहे हो अपन,
सो dq माइनस dw, अब ये फॉर्मूला था 0 माइनस dw इक्वल टू cv dt, और cv का वैल्यू पर 0.718, 0.718। चेंज ऑफ वर्क माइनस 730.2 किलो जूल पर केजी। कोई कंप्रेसर वर्क है तो कंप्रेसर वर्क होगा ऑन द सिस्टम, और ऑन द सिस्टम होगा तो वर्क डन निगेटिव वैल्यू देगा। आया समझ में तुम लोग की नहीं आया? ये सब पूछे हुए क्वेश्चन, और ऐसा ही है, देखो नया कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं, केवल आपको सेट करना है उस फॉर्मूले में। एक आंसर निकालो तो अभी जस्ट, ये नहीं बता रहे तुम आंसर निकालो, तुम लोग केवल कैलकुलेशन है, प्लस माइनस। यानी जो कोई अगर सिस्टम है ऑन द सिस्टम वर्क डन, अगर ऑन द सिस्टम कर रहे हैं वर्क डन निगेटिव, वर्क डन के लिए इसी फॉर्मूले पे, बाय द सिस्टम पॉजिटिव, अगर हीट लिया हुआ तो हीट टुवर्ड द सिस्टम पॉजिटिव, और बाहर दिया हुआ तो निगेटिव, ये हीट के लिए होगा, ये वर्क डन के लिए होगा। इसी के डायरेक्ट इसी पे फॉर्मूला पे। देखो इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, $5,000 joule of work is performed on a system the system returns to its original state while 1,000 joule of heat is added. The work done during the non-adiabatic process is देखो ये समझ में आया क्वेश्चन कैसे होगा? In an adiabatic process, 5,000 joule of work is performed on a system. On a system, the system returns to its original state while 1,000 joule of heat is added. The work done during the non-adiabatic process. बनेगा ये?
देखो इसमें क्या है, कुछ नहीं, केवल एडिशन है। पहले प्रोसेस मान लो 1 से 2 कोई प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस है, तो पहले 1 से 2 प्रोसेस हुआ, फिर 2 से 1 हुआ, और टोटल केस में आपका वर्क डन कितना फाइंड आउट करना है वो अपने को निकालना है। तो हम दोनों कंडीशन है, दोनों कंडीशन में निकाल लेते हैं, पहले 1 से 2 और फिर रिटर्न वाले केस में, और फिर ऑटोमेटिक इसका आंसर निकलेगा। सॉल्यूशन में देखो 1 से 2 इन एन एडियाबेटिक प्रोसेस, 1 से 2 प्रोसेस, प्रोसेस भी एडियाबेटिक दिया हुआ है, प्रोसेस भी एडियाबेटिक। सो एडियाबेटिक हम अगर यहां से लग रहे Q12 फॉर्मूला है, Q12 माइनस W12 इक्वल टू U12, यानी कि हीट माइनस वर्क डन इक्वल टू चेंज ऑफ द एनर्जी। सो Q21 का वैल्यू 0 क्योंकि एडियाबेटिक है, माइनस लिखा हुआ इस पे 5000 जूल ऑफ वर्क इज परफॉर्म्ड ऑन अ सिस्टम। ऑन अ सिस्टम का मतलब निगेटिव हो गया, तो -5 जूल को अपन किलो जूल लिख लेते हैं, ये जूल, इसमें 5 किलो जूल इक्वल टू U12, और ये हो गया U12 इक्वल टू 5, इट मीन्स U2 माइनस U1 इक्वल टू 5 किलो जूल। 1 से 2 जाने में जो इंटरनल एनर्जी हुआ वो 5 किलो जूल हो गया। 1 से 2 इंटरनल एनर्जी 50 किलो जूल, इंटरनल एनर्जी बी द पॉइंट फंक्शन, इसलिए 2 से 1 यदि हम जाते हैं, ये 1 से 2 में था, इसका मतलब 2 ज्यादा 1 कम, यहाँ U2 माइनस 1, यदि हम 2 से 1 जाते हैं, इसमें मतलब U1 माइनस U2 करते हैं, तो ये होगा -5 kg, और उसका वैल्यू पुट करें और आंसर। ये था 2 से 1। नेक्स्ट प्रोसेस में फ्रॉम 2 से 1 रिटर्न में, नॉन एडियाबेटिक प्रोसेस, Q21 देखो रिटर्निंग है, माइनस W21 इक्वल टू -12। सो it original asset while 1000 joule of heat is added, इसका मतलब पॉजिटिव, 1000 जूल का मतलब 1 किलो जूल, Q1 से तो निकालना ही है। सर जैसे प्रोसेस रिटर्न है तो इंटरनल एनर्जी भी नेगेटिव रहेगी। ऐसा देखो, ये समझ लो, इंटरनल एनर्जी ये प्रोसेस है, इसको हम मान लिया 1, इसको मान लिया 2, ठीक है। तो यहां से अगर इंटरनल एनर्जी निकाले हैं किसी को, तो U2 माइनस U1 आपको पॉजिटिव आ गया। जब प्रोसेस को रिवर्स किए, ये ऐसा था, इस प्रोसेस को रिवर्स किए, तो इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी क्या लिखोगे इसमें, यहां से आया 1 से 2 प्रोसेस, तो U2 माइनस U1, और ये प्रोसेस 2 से 1 गया, तो लिखेंगे U1 माइनस U2। तो जब U2 माइनस U1 पॉजिटिव है, तो U1 माइनस U2 निगेटिव होगा ना। यानी ऐसे समझ लो, इंटरनल एनर्जी 1 से 2 जाने में इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रहा है, तो 2 से 1 जाने में क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वो पॉइंट फंक्शन है, यही ना। ऐसे समझ लो, आया समझ में कि नहीं आया, और बताऊं, जैसे मान लो यहाँ की सर आगे इंटरनल आगे एनर्जी 5 किलो आगे जूल से यहाँ का इंटरनल एनर्जी है, और यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी 10 किलो जूल है, तो या 1 से 2 जाने में इंटरनल एनर्जी, चेंज ऑफ इंटरनल एनर्जी 5 किलो जूल हो गया, बढ़ गया, इंक्रीज करा। लेकिन 2 से 1 गया तो क्या होगा, डिक्रीज करेगा ना, तो इसलिए हमने उसको निगेटिव लिया हुआ है। सो W21 इक्वल टू -6,
-1 और माइनस है माइनस कैंसिल लगा दोगे तो ये हो गया, सॉरी -5। माइनस माइनस -6 इक्वल टू 6 किलो जूल। ये भी क्वेश्चन को कितनी आसान है, लेकिन ये पूछा हुआ। ये सारे थे फर्स्ट लॉ से रिलेटेड क्वेश्चंस। अभी इसमें स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का नहीं बताया है, तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन अगर है तो वो नेक्स्ट क्लास में पहले बता देंगे हम। स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, तो सबसे पहले स्टेडी फ्लो होता क्या है, अगर वो समझ में आ गया ना तो सारा डेरिवेशन खुद से कर सकते हो, और बच्चे को ये तो बना लेता है, लेकिन कंफ्यूजन उसको स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में ही जाता है जब उसको कंफ्यूजन होता है उसमें, क्योंकि वो पता ही नहीं रहता है कि मास के कॉरेस्पॉन्डिंग की एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग है। कभी कभी आ जाता है बर्नौली इक्वेशन और स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, ये सब है। तो अगर आप स्टेडी फ्लो का कंसेप्ट यदि समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेडी फ्लो, जैसे हम अभी जानते हैं कि स्टेडी फ्लो ऐसा है, स्टेडी फ्लो ये है कि अगर यहाँ से जितनी मास कंजर्व रहेगा तो स्टेडी फ्लो, ये पता होगा ना, मास कंजर्व है तो स्टेडी फ्लो करते हैं। और ये स्टेडी फ्लो जहां जहां मूवमेंट है सब में स्टेडी फ्लो पढ़ना पड़ता है। यहाँ पे अभी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, आगे फ्लूइड मैकेनिज्म होगा, दिस बी वैलिड फॉर स्टेडी फ्लो। हीट ट्रांस में होता है कि हीट ट्रांसफर इन द स्टेडी स्टेट कंडीशन, तो वे स्टडी जहां जहां फ्लो है, और मैकेनिकल में पूरा फ्लूइड मैकेनिक्स पे ही पढ़ना है, HMT पढ़ना है, हीट मास ट्रांसफर पढ़ना है, तो सब में स्टडी फ्लो का कंसेप्ट है। वहां जो मास यहाँ फ्लो कर रहा है, यहाँ क्या फ्लो करेगा, मास फ्लो कर रहा है, वहां पे हीट फ्लो कर रहा था, तो इसलिए वहां पे एक सब्जेक्ट तुम्हें आएगा हीट एंड मास ट्रांसफर, जो कि हीट ट्रांसफर पहले पढ़ते हैं, उसी को मास ट्रांसफर से कंपेयर कर देते हैं। हीट ट्रांसफर को मास ट्रांसफर से कंपेयर कर सकते हैं कि यहाँ पे इसका मतलब हीट फ्लो था, तो वहां पे उसका मतलब जो मास फ्लो कर रहा है उसका क्या मतलब है। जैसे अभी स्टार्टिंग में थर्मोडायनामिक्स में जैसे देखते हैं ना कि हीट फ्लो करता है, यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स में तुम्हें पता होगा हीट फ्लो कर रहा है, हीट फ्लो कर रहा है जनरली द हायर टेम्परेचर TH टू T लोअर टेम्परेचर पे। तो ये थर्मोडायनामिक्स में पढ़ते हैं, वहां है हीट एंड मास ट्रांसफर, जब हीट जब ट्रांसफर हो रहा है उसके सारे फिनोमेना, हीट ट्रांसफर होता कैसे है, ट्रांसफर का मैकेनिज्म कैसे है, स्टडी फ्लो हीट कैसे स्टडी फ्लो में है, कितने स्टडी करेगा तो हीट को स्टडी फ्लो करेंगे, तो सब पहले 10-15 मिनट स्टडी फ्लो हमें समझना है। ये स्टडी फ्लो समझ गए तो देखना स्टडी फ्लो में थर्मोडायनामिक्स का जो तुमने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन कितनी आसान है, अपन फाइंड आउट करते वो निकालते हैं, बहुत आसान। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ लेंगे स्टडी फ्लो इक्वेशन, मेरे ख्याल से आधे घंटे में हो जाएगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो एंड करूं, देख लेंगे नेक्स्ट क्लास में। सर इससे पहले वाली क्लास से छूट गई थी सर, पहले वाले क्लास छूट गया था, तो उसका एक लिंक दे देंगे, सब वो भेजते हैं हम, तो लिंक दे देंगे, पढ़ लेना, उसमें पूरा का पूरा यूट्यूब वाला लिंक है, देख लेना। हाँ सर ठीक है ना, तो यूट्यूब पर लिंक है तो वो देख लेना और उसको कर लेना, पूरे यूट्यूब पे लिंक ही बना रहा है वो, अपन को सबमिट करना रहता है AICTE में। हाँ। तो वो लिंक से देखना, उसमें अगर समझ में ना आए फिर मुझे बताना, तो फिर मैं बता दूंगा कि अपने क्या करेंगे, अगर उसमें अगर कुछ समझ में नहीं आया, दिक्कत हो तो बताना, उसको बता देंगे। सर आप लिंक शेयर कर दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक, थैंक यू सर।